हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का वेदास इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जो बच्चे सीजी टेट की तैयारी कर रहे होंगे या फिर जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो चलो देखते हैं इसी सीरीज़ को, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सीरीज़ लेकर आए हुए पिछले वीडियो से, जिसमें हम लोग बाल विकास के जो प्रश्न है जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, इसका मतलब सीजी टेट में ये रहता है सिलेबस में और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती में। तो हम लोग इसी का जो है दूसरा कड़ी लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि 2016 सीजी टेट पेपर 1, 2016 सीजी टेट पेपर 1 में बाल विकास से संबंधित क्या क्वेश्चन आए हुए थे और इसको हम लोग जो किस तरीके से देखेंगे, इसके आंसर्स देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग जो है इसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो अगर आप जो है इसको पूरे लास्ट तक अगर आपने इसे कवर कर लिया, अगर आपने पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, क्या क्या बेनिफिट होंगे। एक तो सबसे पहला आपको एक पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन आए हुए थे। दूसरा चीज, कैसे जो है आपको आंसर लेना है। और तीसरा मुख्य बात कि हो सकता है आपको कुछ टॉपिक पहले से ना पता हो। अगर आपने अभी तैयारी शुरू किया होगा तो हम उन टॉपिक्स को यहाँ पर लेकर भी चलेंगे और उससे थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आपका जो है वो टॉपिक भी साथ ही साथ तैयार हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो मैं पहले बता दूं शुरू करने से पहले कि 30 क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर में। तो बाल विकास का जो है 30 क्वेश्चंस बहुत बड़ा ये पार्ट है जो। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका 11 से लेकर 14 या 16 साल की उम्र के बीच का जो समय होता है वो होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो उस समय पर जो बच्चा है वो क्या भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझता है, मतलब क्या चीज को समझता है। तो आपको याद होगा, थोड़ा सा आपको खुद समझना है कि जब आप इस उम्र में रहे होगे तो आपके में क्या होगा, एक जिज्ञासा रहता है। तो जिज्ञासा ज़्यादा होता है, हम जो आसपास की चीज़ों को ज़्यादा समझने लग जाते हैं कि पेड़ पौधे क्या हैं और भी चीज़ों को क्या है, वो सब चीज़ें समझते हैं। तो जब इस उम्र में जो बच्चा होता है ना, तो वो क्या चीज़ें समझने लग जाता है, तो वो जो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल, इनके मायने को वो समझने लग जाता है। कि क्षेत्रफल अगर मैं कुछ कहूँ तो आपको याद भी होगा कि इसी टाइम पीरियड में आपके क्लास में क्षेत्रफल का चैप्टर रहता है, क्लास 6, 7, 8 इसी टाइम पे रहता है क्षेत्रफल का चैप्टर। ठीक है, बेलन, आपने आयत का क्षेत्रफल, ये सब चीज़ जो है इसी समय ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो कौन सा समय में होता है या फिर इसमें कौन से परिवर्तन को हम समझ पाते हैं, तो डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल। अब जो दूसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर है वो है नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि, क्या बताते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं कि नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घालमेल है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है, जैसे आवाज, रंग, गंध आदि को पहचान सकता है। नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है। और अंत में क्या दिया कि जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सांवेदिक क्षमता क्या होती है। सबसे पहले तो यही पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो सांवेदिक क्षमता कहने का मतलब सेंस। ठीक है, सिंपल। ठीक है, कि भाई जब बच्चा जो होता है, नवजात शिशु होता है, तो वो क्या क्या सेंस करने लग जाता है, मतलब उसको क्या क्या पता लगने लग जाता है, क्या क्या पता चलता है उसको। तो अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो देखो ऑप्शन नंबर बी देखो, नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है, जैसे आवाज, रंग व गंध को पहचानने लगता है।
ठीक है, कैसे पहचानता है? तो नवजात जो बच्चा होता है ना, उससे आप थोड़ा सा आवाज कीजिए, उसका ध्यान उधर उस तरफ जाएगा। और गंध को कैसे पहचानते हैं? तो देखिए, ये डॉक्टर्स के द्वारा ये शोध में पता चला है कि अगर जो बच्चा होता है उसको देखना, अगर कोई बच्चा है वो अगर रोता हुआ बच्चा, तो वो सिर्फ अपनी माँ के गोद में जाके क्यों चुप हो जाता है? क्योंकि उसे अपनी माँ का जो गोद है उसकी गंध उसको पता होती है, तो वो इसीलिए क्या होता है उसमें जाकर चुप हो जाता है और वो गंध को समझने लग जाता है, समझता है, उसको सेंस करने लग जाता है, रंग को पहचानने लग जाता है। पूरी तरीके से रंगों को नहीं पहचान पाता, बस वो थोड़े बहुत रंगों को वो पहचान पाता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? ठीक है, भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। चलना सीखना, भाषा का विकास, भोजन करना सीखना या अलग होने की घबराहट। ठीक है, तो भावनात्मक लगाव कहने का मतलब इमोशनल अटैचमेंट। ठीक है, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? इमोशन। और ये जो इमोशन होता है ना, ये जन्मजात होता है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, कोई व्यक्ति जो इमोशनल लेस होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसके जन्म के अकॉर्डिंग होगा। जन्म के अकॉर्डिंग मतलब वो जन्म से उसके अंदर ये चीज होगा। ठीक है, तो इमोशन क्या हुआ? मतलब इमोशनल जब कोई व्यक्ति होता है, यानी इमोशन मतलब क्या हुआ? किसी के साथ जुड़ जाना। ठीक है, किसी चीज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी पल के साथ, तो ये सब चीजें जो क्या होता है? जुड़ना, इसी को बोलते हैं इमोशन। ठीक है, और यहां पे अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में क्या है? चलना सीखना से क्या इमोशन? नहीं। भाषा के विकास से? नहीं। और क्या भोजन करना से क्या इमोशन यहां पर लगाव दर्शा रहा है क्या? नहीं। लेकिन अलग होने की घबराहट, ठीक है, अलग होने की जो घबराहट होती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, आप सभी लोगों ने शायद कभी ना कभी ये फील किया होगा, जब आप किसी पुराने स्कूल से नए स्कूल में आए होंगे या फिर कभी अपने घर से आप किसी बाहर जगह पढ़ने आए होंगे, तो इस तरीके की चीजें जब आपके साथ हुआ होगा या और भी चीजें आपके साथ हुआ होगा, तो वो जो इमोशनल जो ब्रेकडाउन होता है ना, तो वही जो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलग होने की जो घबराहट है वही क्या दिखा रहा है यहाँ पर? भावनात्मक लगाव को दिखा रहा है। तो आपको इस तरीके से क्या है ये आंसर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहने का मतलब कि आपके जो अंग है, छोटे छोटे जो अंग होते हैं, उनसे जो किया जाने वाला काम। ठीक है, तो अब क्या है भाई, जैसे मैं ये पकड़ा हूं, ये पेन है ना, तो ये उंगलियों से पकड़ा हूं मैं पेन, ऐसे तो नहीं पकड़ा हूं, है ना, ऐसे मेरे को किसी का मर्डर तो नहीं करना, मुझे लिखना है तो मैंने उंगलियों से लिखा है। ठीक है, जैसे बटन लगाना है तो बटन भी मैं किससे लगाता हूं? ये उंगलियों से ही। ठीक, तो भोजन करना, तो भोजन करना भी हम किससे करते हैं? ये उंगलियों से, या तो हम हाथ से खाएंगे या फिर हम चम्मच से खाएंगे। तो ये जो तीनों चीजें होती है क्या होती है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आता है। लेकिन कूदना, ठीक है, कूदना क्या है? आप पैरों से कूदोगे तो आपका पैर क्या है? बहुत बड़ा अंग है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी क्या होगा कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में नहीं आएगा, बाकी जो है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आएगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो प्रश्न 5 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का अर्जन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया? आदत, ज्ञान, परिपक्वता और अभिवृत्ति। ठीक है, तो देखो सीखना मतलब क्या होता है? सीखना मतलब क्या है? जो निरंतर चलते रहता है। ठीक है, आप रेगुलर हर रोज, आज भी आप कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सीखना क्या होता है? निरंतर प्रक्रिया है। और अर्जन मतलब क्या होता है? जिसको आप क्या करते हो? अर्न करते हो, यानी कि आप अलग से उसको सीखते हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अर्जन। तो आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, ये जो है आप जो है इसको अर्जित कर सकते हो।
ठीक है, आप नए चीजों को आप अर्जित कर सकते हो, नए चीजों को सीख कर आप ज्ञान हासिल कर सकते हो, नई चीजों को सीखकर आप आदत बना सकते हो, लेकिन नई चीजों को सीखकर आप परिपक्वता हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि पियाजे जो कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे, साथ ही साथ वो एक शिक्षाविद भी थे। तो उन्होंने जो है बालक यानी जो बच्चे हैं उनके पूरे विकास को क्या किया? उन्होंने 4 भागों में बांट दिया, है ना। और 4 भागों में 4 स्तर है या 4 अवस्था है, 4 चरण है। जैसे भी प्रश्न आए ये 4 ही है। किनके 4 है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। अब इसमें क्या आता है? तो देखो, आपको कैसे याद रखना है? संवेदी, पूर्व, स्थूल और औपचारिक, यही 4 जो क्या होते हैं चरण है, और ये क्रम से हैं, ये याद रखिए। देखिए ये 4 चरण तो सब में, सभी ऑप्शन में दिख रहा होगा, लेकिन क्रम से कौन सा है? तो क्रम सबसे पहले संवेदी क्रियात्मक होता है, फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक होता है, फिर स्थूल, और फिर उसके बाद औपचारिक, यहां पर दिया हुआ है संक्रियात्मक। तो ये 4 जो है क्रम से यहां पर दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। फिर है प्रश्न अगला। तो अगला प्रश्न पे जाते हैं। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है कि जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं क्या कहलाता है? मतलब कौन से अवस्था में सबसे ज्यादा या प्रजनन परिपक्वता जो है सबसे ज्यादा होता है, यानी उसी काल में ही होता है। तो आप खुद से समझ जाएंगे इसका आंसर। बाल्यावस्था में तो नहीं होता, शैशवावस्था में भी नहीं होता, प्रौढ़ावस्था में कहाँ होगा? तो वो होगा किशोरावस्था में। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। क्योंकि देखिए किशोरावस्था क्या होता है? इसी काल में जो है, मतलब आपका कौन सा एज, लगभग 16 से लेकर आपका जो है 18, या फिर जो है इसको आप 16 ले लीजिए, 16 से लेकर 18 की एज। ठीक है, आप 20 तक भी इसको बढ़ा सकते हैं, 14 से 20 तक भी इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है इस मॉडर्न एरा में यानी जेन जी के ज़माने में जो चीज़ें 16 से 18 की उम्र में ग्रोथ होता था, वो जो है आजकल देखा गया है कि वो जो है 12 से लेकर 14 में ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए आप जो है 16 से 20 या 14 से 20 का जो काल है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका सही आंसर जो है वो क्या होगा? आपका किशोर अवस्था, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं शरीर में, क्या होता है? शारीरिक, मानसिक आपके क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे उथल पुथल का भी काल कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो उथल पुथल कौन से अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। आपको भी याद होगा, आप सभी को उस समय से गुजरे हुए हैं। हमें कोई बातें अच्छी नहीं लगती, हमारे पेरेंट्स की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, कुछ भी कहें तो हमको अच्छा ही नहीं लगता। तो वो जो कौन सा काल होता है? किशोर अवस्था का काल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 क्या कहता है? एक व्यक्ति के संदिग्धों, ये संदिग्धों नहीं है, इसे सुधार लीजिएगा, संवेग है ये। ठीक है, संवेगों की पहचान होती है। तो किससे होती है? आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव से, व्यक्तिगत भिन्नताओं से, या उपरोक्त सभी से। संवेग मतलब क्या हुआ आपका? तो जैसा कि मैंने बताया इमोशन। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे होती है? तो आनंद सुख से भी होती है, आत्मगौरव, ठीक है, आपका आत्मगौरव की भावना आती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से भी होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जन्म पूर्व विकास का सही क्रम क्या है? तो विकास क्या होता है? विकास एक पूरी की पूरी क्या है? निरंतर प्रक्रिया है। मतलब विकास जो है एक समय के साथ जो है होते रहता है वो जो। तो इसमें किस टाइप का विकास की बात की जा रही है? जन्म पूर्व के विकास, मतलब जन्म से पूर्व कैसा विकास होता है? तो जन्म से पूर्व सबसे पहले क्या होगा आपका? सबसे पहला होगा युग्मनज, फिर भ्रूण का विकास होगा, और फिर क्या होगा? गर्भस्थ शिशु का विकास होगा। ठीक है, सबसे पहले युग्मनज होता है,
फिर भ्रूण का विकास होता है, फिर गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही क्रम क्या होगा, ऑप्शन ए, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न ये है कि किस अवस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? ठीक है, कौन सी अवस्था में? तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये परिवर्तन हर अवस्था में, देखिए आपका बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था, सभी में ये होता है। लेकिन शीघ्रता से कब होता है? तो शीघ्रता से ये होता है आपका किशोर अवस्था। सबसे ज्यादा तेज गति से अगर कभी बदलता है कोई भी इंसान तो वो किशोर अवस्था में ही बदलता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये है कि बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सिफेलिडिकॉल और प्रॉक्सीमोडिस्टल। ठीक है, अब ये और तीसरा ऑप्शन दिया है कि दोनों। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये दोनों होता क्या है। तो ये जो होता है आपका जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो विकास है, जो शिशु या बालक का जो विकास होता है वो कहाँ से होता है? तो वो होता है आपका सिर से पैर तक। ठीक है, कहाँ पे होता है ये जो सिर से पैर की तरफ। ठीक है, तो इसकी दिशा जो होती है, पहले वाले की जो दिशा होती है वो क्या होती है, सिर से पैर की तरफ होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो है शिशु के सिर का विकास होगा, फिर वो धीरे 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 जो है वो पैर की तरफ वो क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है वो है प्रॉक्सीमोडिस्टल। इसका मतलब ये होता है कि शिशु का जो विकास होता है वो सेंटर से, ठीक है, सेंटर से शिरों की तरफ होता है। ठीक है, सेंटर से शिरों की तरफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर मतलब मध्य से शिरों की तरफ, मतलब जो है हमारे शरीर के जो मतलब सेंटर से मतलब बीच से पूरे के पूरे शरीर में इस तरीके से क्या होता है, विकास होता है। ठीक, सेंटर किसको बोला जाता है भाई? तो सेंटर जो है आपका जो है हृदय, ठीक है, या पेट के पास का जो एरिया है उसको बोला जाता है आपका सेंटर। तो ये दो अलग अलग क्या है यहाँ पर दिशा दो अलग अलग दिशा के हिसाब से यहाँ पे बताया गया। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों क्या है, शामिल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न 11। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो ये देखिए प्रश्न और ये जो प्रश्न है ना, मतलब ये जो मैं यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है डिसलेक्सिया, ये लगभग हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। हर साल सीजी टेट में आया हुआ है, आपके जो साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम है उसमें भी एक बार ये पूछा गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्या, डिसलेक्सिया। तो चलिए देखते हैं कि डिसलेक्सिया क्या होता है। तो डिसलेक्सिया आखिर क्या है? डिसलेक्सिया एक, यहां पे ऐसे लिखा होना चाहिए, अक्षमता। ठीक है, तो डिसलेक्सिया क्या होता है? तो डिसलेक्सिया जो है एक अक्षमता है। अक्षमता कहने का मतलब क्या है कि उसमें जो है बच्चे यानी जो बालक है उसको पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इसलिए क्या इसका सही आंसर होगा, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया एक पढ़ने की अक्षमता है। बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए, है ना, इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कहाँ इसको देखा है, तो आपने वो फिल्म देखा होगा तारे जमी पर, तो उसमें जो दरअसल सफारी को जो दिक्कत रहता है कि उसको पढ़ने में कठिनाई होता है, सेम वही बीमारी की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न 13। अब ये प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि एरिक्सन के अनुसार जन्म से 1 वर्ष की आयु की मध्य अवस्था संबंधित है किससे? स्वायत्तता बनाम शर्म से, ऑप्शन 2 दिया है पहल बनाम अपराध बोध से, और विश्वास बनाम अविश्वास से, या फिर पहचान बनाम पहचान भ्रांति से। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि फिर ये है कौन। तो एरिक्सन जो कौन थे? तो ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया
कि एक बालक का जो मनोसामाजिक विकास होता है ना, वो अलग अलग स्टेज पे होता है। और इन्होंने जो है टोटल 18 स्टेज बताए थे, ठीक है। और उनमें से जो सबसे पहला जो स्टेज है वो स्टेज क्या होता है? ऑप्शन सी, विश्वास बनाम अविश्वास से, ठीक है। और ये मैं कैसे निकाला? तो इन्होंने बताया हुआ है कि 0 से 18 माह के जो शिशु या बालक जो होते हैं उनमें इस चीज का क्या होता है, इससे संबंधित ये अवस्था होती है, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहां पे दिया हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन है सिर्फ कक्ष में, सिर्फ शाला के अंदर, शाला के बाहर, शाला के अंदर तथा बाहर, दोनों जगह, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज पता ही होगा कि हम आज भी सीखते हुए आ रहे हैं, चाहे हमारा स्कूल पहले से ही छूट गया है, ठीक है, कितने साल हो गए हमें स्कूल गए, लेकिन आज भी हम जो है डेली कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं। अब चाहे वो अच्छी चीजें सीख रहे हैं या बुरी चीजें सीख रहे हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन सीख तो रहे हैं। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो स्कूल के अंदर भी होती है, स्कूल के बाहर भी होती है। शिक्षक भी सिखाता है और शाला के बाहर जो पेरेंट्स होते हैं, समाज होता है, वहां से भी सीखता है बच्चा। कक्ष कहने का मतलब क्या है कि जो कक्षा के जो बच्चे होते हैं, जो उसके क्लासमेट्स होते हैं, उनसे भी वो सीखता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर जो होगा, अंदर तथा बाहर दोनों जगह, ठीक है। अब आते हैं अगला प्रश्न। तो देखो क्या दिया हुआ है, प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं, है ना। तो प्रकृति कहने का मतलब हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है, कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, गर्मी कैसा है, ठीक है, ठंड कैसा है, वायु कैसा है, सूरज का जो प्रकाश कैसे पड़ रहा है हमारे तरफ, ठीक है, क्या हमारे आसपास जो पहाड़ वगैरह है, क्या फिर हम लोग जो समतल भूमि रहते हैं, मतलब कहाँ पे रहते हैं। तो ये जो सारी चीजें किससे रिलेटेड है, प्रकृति। पोषण क्या है, पोषण कहने का मतलब खान पान, कि एक जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, खाने से। खाना मतलब क्या हुआ, पोषण। तो यही कहा है कि ये दोनों कैसे प्रभावित करता है भाई, विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो देखो यहां पे दिया है कि जन्म तक प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। तो क्या ऐसा कभी होता है क्या? हाँ भाई, जन्म तक सिर्फ प्रकृति ध्यान देगा? नहीं भाई, जब जो गर्भवती जो माताएं होती है उनका भी तो पोषण करना पड़ता है ना। जैसा वो खाएंगी वैसा ही जो है उनका जो शिशु होगा, चाहे वो जो बच्चा है वो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका विकास उनकी जो माता जो खाएगी गर्भावस्था काल में जो खाना खाएंगी या जिस तरीके का खान पान करेंगी, उसी तरीके का वो जो शिशु होगा वो उसी तरीके से क्या होगा, उसको पोषण मिलेगा। तो वो जन्म से पहले भी उनको पोषण की जरूरत होती है बालक को। तो देखिए, बालक मैं कह रहा हूं, इसका मतलब वो शिशु की बात कर रहा हूं ना, उसमें आप ये मत सोचिएगा कि मैं लड़का कह रहा हूं। बालक मतलब शिशु, अब वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, सबके लिए कॉमन। तो यहां पे जो ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जा रहा है, गलत। दूसरा यहां पे ऑप्शन क्या दिया है, पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो देखिए, पूरे विकास में प्रकृति को आप जो है टोटली नहीं बोल सकते कि भाई यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं आपको एक अच्छा वातावरण दे दूं, एक अच्छा सा मतलब हवा आते रहेगा, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध सब चीज, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको पोषण ही नहीं दूं तो ढंग से, आपको खान पान ही ढंग से ना मिले तो क्या होगा, तो आपका विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत। अब क्या दिया है कि प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय में महत्वपूर्ण होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्भाधान में जरूरी या फिर जन्म पूर्व के समय में ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो ये भी गलत। अब देखते हैं आगे, प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति और पोषण एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके बालक का या शिशु का विकास करते हैं, ठीक है। कब से, गर्भावस्था से लेकर पूरा अंतिम तक, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक। जैसे आपको एग्जांपल आपको समझना हो कि प्रकृति और पोषण में क्या
समझ में आ रहा है चीज़ें, तो आप लोगों को मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम आपने देखा होगा, तो वेस्ट इंडीज़ का जो टीम है वहाँ पर के जो खिलाड़ी होते हैं उनकी एवरेज हाइट जो होती है 6.5 फीट होती है, ठीक है, मतलब 6.5 फीट के तो वहाँ पर जो है नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल, ठीक है, 6 फीट 6.5 फीट के जो वहाँ पर क्या होते हैं खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि आपने क्रिस गेल को देखा होगा और भी वहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनको देखा होगा। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में जो एवरेज हाइट है वो 5.5 फीट है, ठीक है। तो ये क्यों इतना डिफरेंस आ गया? क्योंकि वहाँ पर का जो वातावरण है क्या है वो अलग है, ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि वो जो है भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास उन लोग रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर की ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। और भी वहाँ पर बहुत सारे कारण हैं कि वहाँ पर जो खान पान में जो केला का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका खान पान अलग होता है और वहाँ की जो प्रकृति बहुत अलग, इसलिए उनकी जो एवरेज हाइट है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और जो इंडिया में थोड़ा सा जो हमारा खान पान है, हमारे पोषण में जो है वो प्रोटीन की कमी होती है और भी कुछ चीज़ों की कमी होती है, और जो वातावरण है हमारा उस तरीके का नहीं है कि हमारी हाइट जो 6.5 फीट तक जाए, इसीलिए जो है 5.5 फीट तक होती है। तो इसका ये जो मैं एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे था, इसी का मैं एग्जांपल बता रहा था कि प्रकृति और पोषण दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, यहाँ पर अंतःक्रिया कर रही है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वाय गुणसूत्र में नामक जिन होता है, यह जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो है SRY, ठीक है, कि SRY क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करता है। तो ये गुणसूत्र क्या होते हैं? तो देखिए, गुणसूत्र जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं X और एक होता है Y, ठीक है। X और Y दो टाइप के यहाँ पर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक। ये जो X गुणसूत्र होता है, ठीक है, ये पुरुष में होता है, ठीक है, पुरुष में 1 होता है और ये महिला में क्या होता है, 2, ठीक। और Y गुणसूत्र जो है पुरुष में, ठीक है, होता है 1 और महिला में होता है 0, ठीक है। तो ये इतना चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, एक जो है शिशु है उसके लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है, कि और जो पुरुष होता है, पुरुषों में एक X और Y दो गुणसूत्र होते हैं, इसमें पुरुषों में 1 होता है, महिलाओं में दोनों होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, सिर्फ X होता है और Y पुरुषों में होता है लेकिन महिलाओं में नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। अब देखते हैं प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कहता है कि टेराटोजन एक बाह्य एजेंट है, ठीक है, जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से विकास को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो आखिर ये टेराटोजन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने बताया गया कि ये आखिर है क्या। तो ये क्या है भाई, एक बाह्य एजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, एक बच्चे में जाकर क्या करता है, वहां पर स्थिति खराब कर सकता है, ठीक है। अब कब ये होता है, तो देखो ये कौन से काल में होता है भाई, तो ये जो होता है आपका युग्मनज भ्रूण और गर्भस्थ शिशु वाले स्थिति में, यानी उस काल में होता है, ठीक है। अब ये आता कैसे है, आखिर ये जो वायरस या रसायन या कुछ भी बोलो आप, ये टेराटोजन है, ये कब आता है, कैसे आता है? तो देखिए, ये आता है अल्कोहल से, ठीक है, अल्कोहल से आता है, ठीक। साथ ही साथ ये किससे आता है, रसायन से आता है, ठीक है, अल्कोहल, रसायन, इन सभी चीजों से आता है। साथ ही साथ ड्रग्स, आप लोगों ने पता होगा ड्रग्स, ठीक है। तो आदि चीजों से क्या होता है, और कई, देखो एक चीज और बोल रहा हूं, आजकल जो है रासायनिक खाद का प्रयोग होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अल्कोहल और ड्रग्स है। उन रासायनिक खाद के प्रयोग से जो होने वाले जो उत्पादित होते हैं ना, सब्जी या फिर फसल, उससे भी हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। तो ये कब आता है, तो युग्मनज काल में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर
जो अगर कोई महिला जो है या कोई पुरुष है, अगर वो अल्कोहल पीकर या ड्रग्स लेकर, है ना, अगर इस अल्कोहल पीकर या ड्रग्स के बाद वो क्या होते हैं, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उनके बच्चों में ये चीज़ आ सकता है। ठीक है, बच्चों में मतलब इस काल में आ सकता है, उसके उनका जो भ्रूण है उसमें टेराटोजन जैसी चीज़ें आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है जनरली कि जब भी आप जो है ये गर्भ का आप प्लानिंग करें, यानी कि आप जो है ये फैमिली प्लानिंग करें, तो उस समय उसके 1 महीने पहले से ही आप जो है अल्कोहल और ड्रग्स का सेवन बंद कर दें, ताकि आपके में ये टेराटोजन न आए। ठीक है, तो ये जो है एक गाइडलाइन भी जारी किया गया है, ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि क्यों अल्कोहल पीने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न, कि अगला प्रश्न क्या है कि पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था को जो कागज पर उभरे हुए बिंदु का उपयोग करती है के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उभरे हुए बिंदु मतलब जिन्हें आप जो है आंख बंद करके भी आप क्या कर सके, पढ़ सके। तो ये क्या होता है, तो ये होता है आपका ब्रेल। ठीक है, ब्रेल लिपि सब आप जानते होंगे, सुने भी होंगे आप लोग कि जो लोगों को दिखाई नहीं देता उन बच्चों को पढ़ने के लिए कौन से तरीके का उपयोग किया जाता है, या कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पेज है, तो इस पेज में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे ऐसे डॉट्स जैसे वहां पर बनाया गया रहता है, जो कि उभरा हुआ रहता है, जिसके ऊपर ऐसे उंगलियां रख के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये है ब्रेल लिपि के बारे में। अब अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए और समझिएगा क्या क्या बोल रहे हैं। ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में क्या कर रही है, सम्मिलित कर रही है, विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। ठीक है, उसके अंदर में कोई विद्यमान स्कीम है, मतलब पहले से उसके माइंड में क्या है, कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर बना हुआ है या कोई नॉलेज है, वो क्या कर रही है, उसमें कुछ चीजें ऐड कर रही है। तो देखो वो क्या कर रही है, वो कर रही है समायोजन। समायोजन क्या होता है, समायोजन एक ऐसा मतलब समायोजन मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जो व्यक्ति है वो नए ज्ञान को अपनाता है। और कैसे अपनाता है भाई, तो पुराने ज्ञान के अकॉर्डिंग क्या है, उसको समायोजित या संतुलित करता है। ठीक है, क्या करता है, वो संतुलित करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको इंग्लिश ग्रामर आपको सिखाना चाहूं, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या सिखाऊंगा, नाउन प्रोनाउन। ठीक है, तो आप जो है नाउन प्रोनाउन जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप जो पहले से जानते हैं, यानी कि अगर आप हिंदी का नाउन प्रोनाउन जानते हैं तो उससे आप कोरिलेट करना शुरू करेंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली कोरिलेट करेगा कि हाँ इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं तो हिंदी में उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो माइंड है क्या कर रहा है, वो संतुलित कर रहा है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से, तो उसी को क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप जब पढ़ें, मतलब जब क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो आप इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है वो है 19-20 कि इसमें देखिए, इसमें क्या है कि एक बच्ची जो कहती है, क्या कहती है, चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है। वह कोलबर्ग की कौन सी अवस्था को दर्शा रही है। ठीक है, तो कोलबर्ग कौन थे, तो कोलबर्ग ने क्या बताया, कोलबर्ग ने नैतिक विकास, ठीक है, नैतिक विकास को क्या बताया, ठीक, किसने बताया नैतिक विकास के बारे में, कोलबर्ग ने। ठीक है, कोलबर्ग ने ही बताया कि भाई नैतिक विकास कैसे होता है बच्चे में। ठीक है, और इन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि भाई इस अवस्था में ये विकास होता है, इस अवस्था में ये विकास होता है। पूरा नैतिक विकास की बात करो ना, कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पूरे अवस्था को इन्होंने कई चरणों में बांट दिया। जिसमें यहां पर देखो, आप खुद पढ़ते हुए समझना, बच्ची क्या बोल रही है, चोरी करना गलत है, यानी उसको पहले से आइडिया है कि भाई चोरी करना गलत है, और अगर वो पकड़ी जा रही है तो क्या है, उसको सजा मिल जाएगी। मतलब वो डर भी रही है कि भाई अगर
एक तो पहला चोरी करना गलत है, मतलब उसको ज्ञान है, और दूसरा उसको डर भी है, किसका? सजा का डर है। तो ये कौन से चरण को दर्शाता है? तो ये जो व्यक्ति के प्रथम चरण को दर्शाता है कि भाई चोरी करना गलत है, यानी वो आज्ञाकारिता का पालन कर रही है, लेकिन उसको डर किस चीज का है कि अगर पकड़ी गई तो सजा मिलेगी, तो इसलिए सजा। तो इसलिए ऑप्शन ए, चरण 1 का ये क्या होगा? ये जो अवस्था है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक अपंगता है। ठीक है, अब ये दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया क्या होता है? ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये एक जो है अशाब्दिक ठीक है, अशाब्दिक अधिगम, ठीक है, अशाब्दिक अधिगम की क्या है? एक अपंगता होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो बच्चा होता है ना, उसको चीजें समझ नहीं आती। कौन सी चीजें समझ नहीं आती? तो उसको जो है डेटा से रिलेटेड चीजें समझ नहीं आती। ठीक है, डेटा, या इसी को बोलते हैं आंकड़ा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? आंकड़ा। ठीक, आंकड़ा से संबंधित जो चीजें हैं वो उसे क्या है? समझ में नहीं आती है। ठीक है, वो उसमें क्या है ना, अनुमान नहीं लगा पाता। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? रेखा चित्र। ठीक है, जो रेखा चित्र हम खींचते हैं वो हो गया, साथ ही साथ बार ग्राफ, वो उन चीजों को क्या है, वो समझ नहीं पाता। ठीक, तो यहां पे मैंने क्या बताया कि दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया क्या है? अशाब्दिक अधिगम है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि अधिगम की बात हो रही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहां पर आप देखेंगे कि IAT, ठीक है, IAT। अब ये IAT क्या होता है? तो IAT एक शिक्षकों का समूह है जो क्या काम करता है? पहला, व्यक्तिगत विकलांग छात्रों की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है, नहीं करता ये। ठीक है, विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है, विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है, या फिर सामान्य बच्चों को पढ़ाता है। तो देखिए, ये IAT क्या होता है? IAT जो एक शिक्षकों का क्या होता है? एक समूह होता है। ये क्या करता है? जो विकलांग बच्चे हैं, हम उनको किस तरीके से उनको पढ़ा सके, कैसे हम उनको अच्छे तरीके से शिक्षा दे सके। ठीक है, कैसे जो नई नई चीजें आ रही है, आज के जमाने में क्या हो रहा है, हर रोज एक नया नया चीज आ रहा है, हर रोज कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ नए नॉलेज आ रहा है, तो कैसे हम उसे बच्चों को, उन विकलांग बच्चों को हम जो है कैसे सिखाएं, ये जो है कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करता है इन शिक्षकों का समूह। और इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, विकलांग बच्चों को पाठ्यक्रम का विकसित करने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, तो ये आपको इतना चीजें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब है प्रश्न 23। ठीक है, देखो प्रश्न 23 क्या कहता है, ध्यान से समझना। आप अगर इसको ध्यान समझेंगे, पढ़ेंगे, तो खुद समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। लता जानती है कि, क्या जानती है? पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, पीला प्लस नीला इक्वल टू हरा। ठीक, जब उससे पूछा जाता है कि नीला और पीला को मिलाया जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? ठीक है, जस्ट उन्होंने क्या किया? उल्टा कर दिया, पीला नीला की जगह नीला पीला कर दिया। अब उस बच्चे से पूछा गया क्या होता है, तो वो क्या हो गई? उत्तर नहीं दे पाई। ठीक है, क्या किए उससे? क्या किए? पीला और नीला से जानती कि हरा बनता है, लेकिन उससे भी पूछा गया कि नीला और हरा, नीला और पीला को मिलाएंगे तो क्या होगा। ठीक, तो देखो इस टाइप का जो अवस्था होता है ना, मतलब इस टाइप में क्या होता है कि क्यों नहीं सोच पा रही, क्यों उत्तर नहीं दे पा रही, क्या चीज की उसमें कमी है, क्या सोच की कमी है। तो चलिए देखते हैं, संरक्षण की कमी है, नहीं होगा आंसर। ठीक, क्या हो रहा है? देखो मैं ऐसे लिख लेता हूं, नीला प्लस पीला इक्वल टू हरा। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया? ये ऐसा। ठीक, तो ये हरा। ठीक, अब देखो ये बस बदला गया है ना, ये बदल दिया गया बस, और कुछ नहीं किया गया है। ठीक, तो ये जो
नियम या फिर ये जो सोच में कमी होता है, ये उत्क्रमणीय, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीयता का सोच में कमी। उत्क्रमणीयता का क्या होता है भाव, मतलब कि आप आप जो ज्ञान को जानते हो, ठीक है, अगर उसी ज्ञान को उल्टे तरीके से पूछ लिया जाए या फिर आपको उसी ज्ञान को उल्टे तरीके से समझने की में क्षमता ना हो, तो आपके में जो कमी होती है वही होती है उत्क्रमणीयता की कमी। ठीक है, कि एक तरफ से जो काम हो रहा है वो दूसरी तरफ से नहीं समझ पा रहे हो, तो ये चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, इस जो उत्क्रमणीयता का जो सिद्धांत है आपने इसे विज्ञान में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इन चीजों को किसमें समझा होगा, विज्ञान में। जैसे विज्ञान का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि पानी को आप क्या करो, ठंडा करो, और इतना ठंडा करो कि क्या बन जाएगा, बर्फ। ठीक है, लेकिन पानी तो वही है ना, बर्फ बस बना है। अब उसी को थोड़ा सा गर्म कर दो तो वही पानी, वही क्या बर्फ क्या हो जाएगा, फिर से पानी बन जाएगा। ठीक है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था हुआ ना, वो था विज्ञान का सिद्धांत, विज्ञान का मैंने एग्जांपल दिया। यहाँ पे क्या है कि क्या नहीं सोच पा रही है कि भाई एक नॉलेज को जानती है कि नीला पीला से होता है हरा, लेकिन जस्ट उसको बदल दिया गया, पीला और नीला से क्या होगा, तो वो कंफ्यूज हो गई। ठीक है, उस चीजों को समझ नहीं पाई। तो यही है उत्क्रमणीयता की क्या है, कमी है। ठीक है, तो यह है प्रश्न 23। अब आते हैं प्रश्न 24 पे। तो प्रश्न 24 क्या कहता है कि कितने वर्ष के आयु के लिए ISDS, ठीक है, ISDS कार्यक्रम समूह को बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो ISDS जो है याद रखिएगा 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए क्या किया गया है, लागू किया गया है। कहाँ देख सकते हो आप, तो आप लोगों को इसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा आंगनबाड़ी, ठीक है, बाल वाटिका, ये सब चीज जो है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है वो है कि एक बड़ा बच्चा, ठीक है, कौन सा बच्चा, बड़ा बच्चा, एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरी करने में सहायता कर रहा है। ठीक है, और बड़ा बच्चा क्या कहता है कि रुको, एक समय में एक ही शब्द भरो। ठीक है, बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को बोल रहा है कि पहेली सॉल्व करवा रहा है और बोल रहा है कि बस रुको तुम, पहले एक बार में एक शब्द। तो वो क्या, बड़ा बच्चा क्या कर रहा है, तो बड़ा बच्चा जो क्या कर रहा है, रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है। क्या रटा रहे क्या उसको, नहीं। समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि वो तो उसको बस गाइड कर रहा है। चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है क्या, चर्चा तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी गलत। क्या कर रहा है, तो ये देखो, इसके फील्डिंग नहीं है, ये इसके फोल्डिंग है। इसके फोल्डिंग क्या होता है, इसके फोल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चा होता है उस बच्चे को किसी नॉलेजेबल पर्सन के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है, चाहे वो उसका बड़ा भाई हो, चाहे वो कोई उसका दोस्त जो उसी के क्लास का हो और उसको पता हो वो चीज़ें, उसका कोई बड़ा दोस्त हो, कोई बड़ा शिक्षक हो, या कोई स्पेशल जो प्रोफेशनल हो उस सब्जेक्ट के बारे में एकदम नॉलेजेबल पर्सन हो, तो उनके साथ उनको क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। और वो लोग उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं और उनका जो स्तर है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, मतलब जो बड़ा बच्चा क्या कर रहा है, छोटे बच्चे को उसका मदद कर रहा है, यानी उसके स्तर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो प्रक्रिया क्या होगी, इसके फोल्डिंग। ठीक है, और ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और ये प्रश्न हमेशा पूछता है, अभी हम आगे भी जब प्रश्न सॉल्व करेंगे किसी और वीडियो में, तो आपको इसके प्रश्न पक्का मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगली प्रक्रिया, और अगली जो है यहाँ पर 26, विशिष्ट बालक कौन होते हैं। तो विशिष्ट बालक कौन होते हैं, तो ऑप्शन देखिए, पहला दिया गया है कि शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक मन जो जोखिम पर हैं वो, या ऑप्शन सी जिसको मैं छोड़ चुका था, जिनकी शारीरिक विशेषताएं व सीखने की क्षमताएं सामान्यों से भिन्न हो। ठीक है, तो विशिष्ट बालक कौन कहलाएंगे, देखो, शारीरिक रूप से विकलांग होगा तो नहीं, मानसिक मन नहीं। देखो, विशिष्ट बालक कौन होता है, ऐसे बालक होते हैं जिनको जो क्या होता है, जिनका जो बुद्धि लब्धि का स्तर है बहुत ज्यादा होता है या बहुत ही कम होता है। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, या फिर क्या होते हैं, उनको सीखने में क्या होती है, क्षमता, सीखना मतलब जो है कम, मतलब सीख नहीं पाते कोई चीजों को,
प्रतिभाशाली भी रहते, बहुत प्रतिभाशाली रहते, बट वो सीखने की उनकी क्षमता विकसित नहीं हो पाती, यानी कि वो सीख नहीं पाते जल्दी, तो उनको बोलते हैं विशिष्ट बालक। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, जो दोनों सारी चीज़ों को इसमें शामिल कर रहे हैं, वो है ऑप्शन सी, कि उनके शारीरिक विशेषता व सीखने की क्षमता या सीखने की क्षमता सामान्य से भिन्न हो। इसलिए ऑप्शन सी इसका एकदम सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, तो मानसिक मंद बच्चों को क्या नहीं, किस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इसका देखिए व्यापम ने जो आंसर लिया है हम उसी को देखेंगे डायरेक्ट, और इस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्या है कि भाई इन्होंने जो व्यापम ने जो आंसर लिया है उसके अकॉर्डिंग पूर्ण से अंश, ठीक है, कि पूर्ण से अंश की तरह से हमें क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चों को नहीं अपना, किस टाइप के बच्चों को, मानसिक मंद बच्चों को नहीं अपनाना चाहिए। पूर्ण से अंश कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं कोई सिलेबस, तो सबसे पहले क्या करें, आप पूरे सिलेबस को समझा दें, फिर आप क्या करें, एक एक करके एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आप क्या करते हैं, पढ़ाते जाइए। ठीक है, तो मानसिक जो मंद बच्चे होते हैं, ठीक, उसको ये वाली जो सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया पूर्ण से अंश की ओर, इस तरीके से हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत धैर्य रखना पड़ेगा कि मानसिक मंद बच्चों को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन सी, ये व्यापम के द्वारा लिया गया है ना। अगर आपको डाउट हो कि क्या ये यही आंसर होगा, तो आप बिल्कुल डाउट में मत रहिए, जो व्यापम ने ले लिया वही सत्य है। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या किया गया है कि मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सहसामयिक रूप से जुड़ी परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। तो ये जो मैंने अभी आपसे बात की, ये किसने कहा है, कौन है जो ये परिभाषा दिया हुआ है, तो क्या ये APA ने दिया है, MCI ने दिया है, DRDO ने दिया है, तो DRDO तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बाल विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाल विकास मतलब शिशु के बारे में है, तो ये तो होगा नहीं DRDO, MCI भी नहीं होगा और APA भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है AAMR। अब ये AAMR क्या होता है, तो AAMR होता है अमेरिकन एसोसिएशन, ठीक है, आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं इसका फुल फॉर्म, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिगार्डेशन। ठीक है, तो ये कैसी संस्था है, ये अमेरिकी संस्था है, जो कि क्या बताता है, जो ये बताता है कि जो मेंटल, इट मीन्स जो मानसिक मंदता से जो पीड़ित लोग होते हैं, वो लोगों के बारे में उन्होंने ये परिभाषा दिया है, पहला चीज। और दूसरा, इन्होंने अपने शोध में बताया कि 18 साल से कम उम्र, ठीक है, 18 साल से कम उम्र में ही क्या होता है, हमें ऐसे व्यक्ति या ऐसे बालक की पहचान हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट को आप याद रखिएगा कि AAMR का फुल फॉर्म, उसकी परिभाषा, और इससे रिलेटेड एक और तथ्य कि 18 साल से कम उम्र के पहले ही आपको पता चल जाता है या पहचान हो जाती है कि कौन सा बच्चा जो है मानसिक रूप से मंद है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो बुद्धि लब्धि होती है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्धि लब्धि क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि को शॉर्ट में बोला जाता है IQ या इंटेलिजेंस कोशेंट भी इसको बोला जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, एक मानक तैयार कर दिया, परीक्षण हुआ था और ये परीक्षण के अकॉर्डिंग जो है एक मानक तैयार कर दिया गया कि अंकीय मानक तैयार कर दिया गया कि इतने से इतने जो जिनकी IQ होगी वो लोग कुछ और कहलाएंगे, है ना। अब वो क्या कहलाएंगे देखते हैं अभी, और वो उन अंकों से अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है,
तो कैसे बांटा गया, तो देखो तो इन्होंने कुछ इस तरीके से बांटा 80 से 90। आप जनरली से याद कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में इससे एक ना एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, इनडायरेक्ट भी नहीं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो 80 से 90 का एक आप याद रखिए, 90 से ये आप ले लीजिए 100